राधे राधे बच्चा पार्टी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या वेब पर। तो आपको जैसा कि पता है कि हमने प्रिज्म की सीरीज चालू कर रखी है, उसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज का कलेक्शन हम करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में प्रिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसमें अच्छे से समझा था, उसके सारे के सारे फैक्ट को समझा था, क्या एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड क्या एंगल ऑफ इमरजेंस। सबके हमने अच्छे से रिलेशंस ड्राइव किए थे। ड्राइव करने के बाद अब उनका इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं हम। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में चार क्वेश्चंस या चार क्वेश्चंस तो नाम के थे, जबकि उनमें से हमने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया था। क्वेश्चंस के अंदर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया था। तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले लेक्चर को तभी देखने आना जब पहला वाला लेक्चर देख चुके हो, ठीक है। तो सबसे पहले जिन्होंने नहीं देखा है वो फटाफट जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी, उस वीडियोस को प्रेस को देखिए। दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं एंड तीसरी वीडियोस कंटिन्यू हम अगेन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम नए क्वेश्चंस के साथ लेके आए हैं। तो 25-26 सेशंस के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए बेटा, पहला है आपका ट्रेस द पाथ। इस पाथ को ट्रेस करना है एंड फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस। आपको ये फिगर दे रखी है, ये प्रिज्म है और प्रिज्म में आपको ये सारा का सारा डेटा गिवन है। ये इंसिडेंट रे आ रही है और इंसिडेंट रे कैसे इंक्लाइन हो रही है? नॉर्मली। सबसे पहले ट्रेसिंग ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? ट्रेसिंग। सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइट नॉर्मली इंक्लाइन होती है तो नॉर्मली इंक्लाइन वाली लाइट रे सीधे निकल जाती है। अगर किसी रिफ्रैक्टेड सरफेस पे, मतलब अगर किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर नॉर्मली इंक्लाइन होगी तो वो सीधे निकल जाएगी, और किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर नॉर्मली इंक्लाइन होगी तो वो जैसे आई है वैसे ही बाउंस बैक हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे अगर नॉर्मली इंक्लाइन हो रही है तो ये लाइट रे सीधे निकल जाएगी। ओके, ये लाइट रे सीधी निकल के आई। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें हम, इस क्वेश्चन में ट्रेस द पाथ करना है एंड फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है। एंगल ऑफ इमरजेंस निकालने के लिए आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू √2। इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, म्यू इज इक्वल टू √2। अब जब ये लाइट रे आ रही है तो आपकी देखिए ये लाइट रे यहां से बाहर निकलना है। अभी सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब कोई लाइट रे यहां पे क्या था, रेयर, मतलब एयर मान लो, एयर नहीं तो कोई अलग मीडियम रहेगा, रेयर। उसके बाद यहां पे क्या था, डेंसर। फिर उसके बाद क्या है, अगेन रेयर। तो बच्चों ये समझो कि अगर कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, जबकि ये लाइट रे नॉर्मली आई है इसलिए इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। बट जब भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लाइट रे डेंसर टू रेयर जाना चाह रही है, डेंसर टू रेयर, गर्म मीडियम से ठंडे की तरफ जाना चाह रही है, आपको ये पहले पता करना है कि क्या ये लाइट रे वास्तव में इधर आएगी, रियल में इधर आएगी, या फिर ये टीआईआर को परफॉर्म करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, मतलब ये इसी से वापस लौट जाएगी। तो सबसे पहले टीआईआर का केस देखते हैं हम, टीआईआर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। टीआईआर का केस क्या था, मैंने क्या बताया था कि जहां से लाइट रे आ रही है, जहां से लाइट रे आ रही है, यहां से लाइट रे आ रही है तो इसके मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, सरफेस। ये सरफेस पे जो नॉर्मल डलेगा वो ऐसे डलेगा। अब अपन को देखना है कि ये नॉर्मल से बाहर आएगी तो इधर आएगी, नहीं तो उधर जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे हुई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल क्या कहलाता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी फटाफट देखिए, अगर इस नॉर्मल को मैं इस तरीके से आगे बढ़ा दूं तो ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल होगी ना। किसी भी सरफेस पे ये नॉर्मल जो डलेगा वो परपेंडिकुलर डलेगा, तो ये 90 होगा पूरा, और 90 ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। पैरेलल लाइन का ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये 90 है तो ये भी क्या हुआ, 90। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे। एंगल आई प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल आई इज प्लस 90 और 60 ऐड करो, 150 इज इक्वल टू 180। आई इज इक्वल टू 180 माइनस 150। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया बेटा, 30 डिग्री। अपन को पता चल गया भैया ये जो एंगल है वो किससे आ रही है, 30 डिग्री से। अब परफॉर्म करते हैं कि ये बाहर जाएगी या नहीं। तो बाहर जाने का केस क्या था, जहां से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आ रही है इस वाली सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि टीआईआर कब होता है, दोबारा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा तभी होता है जब कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर आ रही होती है, डेंसर टू रेयर। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भैया टीआईआर कब परफॉर्म होगा। बेटा रेयर टू डेंसर में कभी टीआईआर परफॉर्म नहीं होता। टीआईआर वो केस होता है जिसके बाद लाइट रे दूसरे मीडियम में जा ही नहीं सकती, वो अपने मीडियम में ही लौट के आए। तो टीआईआर वाले केस में डेंसर टू रेयर देखा रहा होता है बस। तो यहाँ देखो ये डेंसर और ये रेयर है। अब टीआईआर वाले केस में यहाँ देखो इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो जहां से लाइट आ रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू उसी के एंगल का साइन, उसी के एंगल का, एंगल क्या था 30, उसी के एंगल का साइन। ठीक है, वो सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसी के एंगल का साइन। ये जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है
तो क्या होगा TIR, और 1 से छोटी है तो क्या होगा रिफ्रैक्शन। अभी आप चेक करोगे तो म्यू की वैल्यू डालिए, म्यू की वैल्यू कितनी है √2, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। √2 का मतलब क्या होता है बेटा 1.414 डिवाइड बाय 2। तो सबको पता है इसका इसमें डिवाइड दोगे तो डेफिनेटली ये 1 से बड़ा नहीं होने वाला, 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 तो मतलब TIR फॉलो नहीं होगा। क्या फॉलो होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फॉलो होगा। इसका मतलब ये लाइट रे वापस इस मीडियम में नहीं जाने वाली, तो इधर आने वाली है। अब सबको पता है जब भी कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर आ रही होती है तो वो अपने नॉर्मल से दूर हटती है। इसे आना कैसे चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट। अब नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल है, इससे दूर हटने का मतलब क्या हुआ, ये लाइट ऐसे बेंड होगी। सभी को समझ में आया। और जो फाइनली एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब क्या पूछने वाला है वो क्वेश्चन में देखिए, ट्रेस द पाथ। क्या पाथ ट्रेस हो गया, ऑफिशियली पाथ ट्रेस हो गया। उसके बाद एंगल ऑफ इमरजेंस पूछ रहा है, इस एंगल ऑफ इमरजेंस को निकालना है। पाथ ट्रेस का मतलब होता है पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन करके दिखाओ और दूसरी सरफेस से रिफ्रैक्शन करके दिखाओ। अगर यहाँ कोई और भी सरफेस होती उससे भी रिफ्रैक्शन करके दिखाओ। सभी का लाइट का पूरी तरीके से बेंडिंग को शो करना पाथ ट्रेसिंग प्रोसेस कहलाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है। तो इसी सरफेस के लिए आप दोबारा से लगाएंगे स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस 2, दिस इज सरफेस 2, और यहां लगाया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जहां से लाइट आ रही है इनटू उसके एंगल का साइन, उसके एंगल का साइन इज इक्वल टू जहां पे लाइट जा रही है, जहां तो रेयर में रही है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का इनटू इसके एंगल का साइन, इसका एंगल क्या था E, यही निकालना है। तो म्यू की वैल्यू कितनी थी बेटा √2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, एयर का 1 इनटू साइन ऑफ एंगल E। √2/2 को सॉल्व करोगे तो 2 से √2 कितनी बार कट जाएगा, इससे भैया ये कट जाएगा 1/√2 है। तो ये आ जाएगा आपका साइन E इज इक्वल टू 1/√2। रेशनलाइज कर दिया इसका। और साइन E ये किसकी वैल्यू होती है साइन में, दिस इज इक्वल टू साइन 45 की। साइन से साइन कट गया, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आया 45 डिग्री। कितना आया 45। इसका मतलब ये जो एंगल है वो कितना होगा 45 डिग्री से बेंडिंग है। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A ray of light through an equilateral prism। कैसा प्रिज्म है बेटा इक्विलेटरल। सबसे पहले बात को पकड़नी है, कैसा प्रिज्म इक्विलेटरल। तुरंत समझ जाओ ये 60, ये भी 60 एंड इट इज आल्सो 60 फॉर अंडरगोज मिनिमम डेविएशन। कौन सा केस कर रही है मिनिमम डेविएशन। मैंने आपको बेटा फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब भी क्वेश्चन में गिवन हो मिनिमम डेविएशन, बोलिए फटाफट। मिनिमम डेविएशन क्या होता है भैया, R1 बराबर होगा R2 के, आई बराबर होगा ई के, यही मिनिमम डेविएशन का केस था। ओके, फिर इसमें मैंने बताया था ए बराबर होता था R1 प्लस R2। जब R1 R2 बराबर है तो ए इज इक्वल टू R प्लस R, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R। सभी को आया, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इसी को तो एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। इसका मतलब भैया एंगल ऑफ प्रिज्म की जगह रखो 60 तो ये आया 2R, तो 2 से ये कट गया, R इज इक्वल टू कितना आया 30। R1 R2 दोनों सेम होंगे। तो यहां पे क्या होता है, अगर कोई लाइट रे ऐसे जा रही होती है रेयर टू डेंसर, तो आपको बताया था फर्स्टली ये क्या होता है, जब रेयर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, फिर सीधे जाएगी, फिर यहां से नॉर्मल बना, अब जा रही है डेंसर टू रेयर तो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो इस वाले एंगल को बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस वाले को बोलते थे एंगल ऑफ R1, जो कि R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, और यहां पे था एंगल ऑफ इंसिडेंस R2, और दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। सभी को पता है। अब ये R1 R2 बराबर हो गए ना, तो बराबर हो गए तो इसका नाम क्या हो गया R, और जो कि कितना एंगल हो गया 30 डिग्री। सभी को आया, ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है इसमें, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है उसने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हुआ 60, 4 से कट गए 15 बार, 15 3 जा 45। सभी को समझ में आ गया होगा। ये चीज समझ में आई नहीं है बेटा। आपको ये पता है मिनिमम डेविएशन से मेरे को ये डेटा मिला, ये डेटा मिला तो मैंने यहाँ से R निकाल लिया, जितना कर सकते तो उतना कर पाए। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, पर इसमें पूछा क्या है, 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। प्रिज्म में स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रिज्म में स्पीड। ओके, इस प्रिज्म की स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो पहले इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैंने स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, जहां से लाइट आ रही है भैया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर का
इंटू जहां पे लाइट जा रही है, जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटू उसी के एंगल का साइन, मतलब साइन आई। जहां पे लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, इंटू इसी के एंगल का साइन, साइन 30। सभी को आया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन आई बेटा आपको दे रखा है, आई ऊपर निकाल लिया 45, म्यू नहीं पता, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इंटू 1/2 को लिख लो आप √2 इंटू √2। इस √2 से √2 कट जाएगा, √2 इधर आ जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया फाइनली, √2। सभी को आ गया। ओके, और फिर सभी को पता होना चाहिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है, v1/v2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्योंकि स्पीड की बात कर रहा है। तो लाइट मीडियम 1 मतलब लाइट इस वाली सरफेस की तो बात करी है मैंने, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे मीडियम 1 कौन सा हुआ, ये पहला मीडियम, और ये कौन सा हुआ, दूसरा मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2। पहले मीडियम की स्पीड सबको पता है, पहले मीडियम की स्पीड होती है एयर की स्पीड, और एयर की होती है 3 × 10⁸, और V2 इस वाले मीडियम में स्पीड पूछ रहा है, V2 की जगह V2 लिखा, V2 इधर आया, √2 डिवाइड में गया, तो V2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय √2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा सभी को आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से आ गए होंगे। क्वेश्चन इजी है, मैं बोल रहा हूँ पेपर में आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और यही चीजें आपको इसी सिनेरियो से क्वेश्चंस को फॉलो करना है। अगर क्वेश्चंस में कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट होता है तो वो केवल TIR का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हार्ड नहीं है, अब मैंने आपके लिए वो बहुत इजी बना दिया। ठीक है, वीडियो को पॉज डाउन करें, नोट डाउन करें, और आगे अगले दो क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके, A ray of light suffers minimum angle of deviation। इस लाइन को जरा ध्यान रखना है, मैंने आपको दो चीजें कराई थी, एक थिन प्रिज्म के केस कराए थे और एक मिनिमम डेविएशन के। मैंने बोला था स्पेशल एडिशंस होते हैं ये प्रिज्म के। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कैसा है आपका, मिनिमम। मिनिमम डेविएशन के केस में बताइए क्या क्या होता है भैया, I इज इक्वल टू E होता है, R1 इज इक्वल टू R2 होता है, इसलिए A इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था R1 प्लस R2 ये हो जाता है A इज इक्वल टू R प्लस R। तो A इज इक्वल टू हो जाता है 2R, और R इज इक्वल टू हो जाता है A/2, याद है। ऐसी मिनिमम डेविएशन के केस में डेल्टा M इज इक्वल टू हो जाता है I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A, ये रिलेशन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन। एक ऐसा प्रिज्म है जो मिनिमम डेविएशन को सफर कर रहा है, मतलब ऐसा केस को फॉलो कर रहा है, ऑन अ प्रिज्म हैविंग एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 60। तो क्या क्या लिखा है, गिवन लिखो जो जो दे रखा है गिवन। अब ट्रेसिंग का तो क्वेश्चन है नहीं, तो डायग्राम बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं। एंगल ऑफ प्रिज्म को बोलते हैं ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या है बेटा, √2। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछ रहा है। ओके, और क्या दे रखा है, मिनिमम डेविएशन का केस दे रखा है। मिनिमम डेविएशन के केस में मैंने आपको बताया कि R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A/2। तो मिनिमम डेविएशन के केस में R इज इक्वल टू A/2 होता है। A कितना हुआ, 60, और 2 कितना है, तो कितना है आंसर, 30 डिग्री। सभी को आ गया, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता है उनके लिए भाई तगड़ी दिक्कत होने वाली है। सबसे पहले मैंने यही बोला था आपसे कि आप अगर इस लेक्चर को देखने वाले हैं तो आप डेफिनेटली पुराने वाले लेक्चर्स को देख के आए, तो समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा और बेहतर लगेगा। अदरवाइज आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। करेक्ट, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या है बेटा, म्यू की वैल्यू भैया √2 दे रखी है। ओके, साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू भैया 60 है। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन पूछ क्या रहा है बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नहीं है कहीं, है क्या, नहीं। तो आप मिनिमम डेविएशन निकाल लेते हैं, मिनिमम डेविएशन के बाद फिर यहां पुट कर देंगे। ओके, तो पहले मिनिमम डेविएशन निकालिए, डेल्टा M अपॉन में 2 डिवाइड बाय साइन ए कितना है आपका 60 डिवाइड बाय 2, सही है। तो ये आया √2 इज इक्वल टू साइन, ये आया आपका a 60 प्लस डेल्टा M/2, 60 प्लस डेल्टा M/2, और साइन 60 से कट गया कितना आया 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो उसके बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, साइन 60 प्लस डेल्टा M/2, 60 प्लस डेल्टा M/2, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका
√2 इंटू 1/2। और आपको पता है √2 से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। √2 से ये √2 बार कटेगा तो यहां बचेगा 1/√2। 1/√2 का की वैल्यू होती है साइन 45। साइन से साइन कट गया, 2 का इसमें डिवाइड दो अलग अलग, तो 2 का इसमें डिवाइड दिया 30, डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। 30 उधर भेजा, डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 में 30 गया तो क्या आया बेटा 15, और 2 उधर गया तो डेल्टा m इज इक्वल टू आया 30 डिग्री। सभी को समझ में आया नहीं आया? 45 था, 30 उधर भेजा, माइनस में 15 बचा, 2 को डिवाइड में भेजा 30, मिनिमम डेविएशन आ गया। पर भैया मिनिमम डेविएशन तो पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब उसके बाद इस वाले रिलेशन को यूज करो, सिंपल सा रिलेशन है, डेल्टा m इज इक्वल टू, जब मिनिमम डेविएशन में आई और ई तो बराबर होते हैं ना, तो आई और ई की जगह क्या रख दो, आई, ई की जगह भी क्या रखो आई, माइनस ए। डेल्टा m कितना निकल के आया 30, आई और आई कितना है 2i, ए कितना है बेटा 60, 60 इधर आया तो 60 30 हो गया 90 इज इक्वल टू 2i, 2 से ये कट गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया बेटा 45 डिग्री। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, सारी की सारी चीजें बड़े आसानी से निकल के आ रही है। दोबारा समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। जो भी वैल्यू दे रखी थी मैंने सबको पुट ऑन किया, पुट ऑन करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व किया, ये 30 बना, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 को इधर भेजा, वो आया इनटू में, इनटू में सॉल्व करने के बाद बना 1/√2, 1/√2 को अगर वैल्यू में देखें तो होता है साइन 45 का वैल्यू, साइन से साइन को कैंसिल आउट किया और डेल्टा m आया आपका 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फर्दर प्रोसीड सॉल्व करने। अब अगला आओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन प्रिज्म। अब ये आया है भैया थिन प्रिज्म, कुछ नहीं सीधे है, आपको ये टॉपिक जो स्पेशल केस देखते ही आपको ये चीजें याद आनी चाहिए। थिन प्रिज्म में क्या होता है, थिन प्रिज्म में भैया आपने बताया ना, बहुत जब पतला प्रिज्म होता है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो ये साइन थीटा को आप केवल ये लिखोगे, साइन थीटा को आप केवल ये लिखोगे, तो उसे फर्दर सॉल्व करके आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये रिलेशन मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 5 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 5 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन प्रिज्म, प्रिज्म एंगल 5 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 1.4, म्यू इज इक्वल टू 1.4। एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है डेल्टा एम, निकाले, निकालो, तो डेल्टा निकालना है भैया, म्यू कितना है आपका 1.4 माइनस 1, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है आपका 5, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1.4 में से बन गया तो 0.4 इंटू 5, और 5 का 0.4 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2, तो मिनिमम डेविएशन कितना आया 2। सिंपल है, बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपकी वीडियो को पॉज करें एंड नोट डाउन करें, अगले क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, आगे अगले क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं और आज इस प्रिज्म की सीरीज को यहीं खत्म करते हैं, पूरी की पूरी दी एंड प्रिज्म, और आप प्रिज्म को करते हैं पूरी तरीके से बाय बाय, और हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। और बोर्ड में भाई एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी भी बच्चे को इतनी प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की, किसी भी बच्चे का एक भी क्वेश्चन प्रिज्म का छूटना नहीं चाहिए। रे ऑफ लाइट अगला क्वेश्चन लेके आए, सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A ray of light passing through prism, a ray of light passing through prism, प्रिज्म से पास हो रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2, म्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा √2, सफर्ड मिनिमम डेविएशन, कौन सा डेविएशन सफर कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन में आपको हर बच्चे को बताया था, मिनिमम डेविएशन में क्या होता है भैया I इज इक्वल टू ई होता है, R1 इज इक्वल टू R2 होता है, क्लियर। इट इज डबल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या दे रखा है गिवन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये डबल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में समझ लेना है तो मैथ्स में पहुंच जाओगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी अच्छे से फोकस करना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ये बताओ मेरे को कि मिनिमम डेविएशन के केस में फॉर्मूला क्या लिखा है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन में साइन a/2, यही लिखाया था मिनिमम डेविएशन के केस में फॉर्मूला। अभी जब ये फॉर्मूला दिखाया था तो अब यहाँ पे ये बताओ क्या म्यू दे रखा है, दे रखा है भैया, डेल्टा एम नहीं दे रखा, और ए मेरे को निकालना है, मतलब ए तो निकालना है, वो तो यहाँ रखना पड़ेगा कंपलसरी है। जो एक्स्ट्रा में चीजें हैं वो कौन सी है मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन निकालिए। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है आई प्लस ई माइनस ए, तो मिनिमम डेविएशन हो जाएगा आई और ई बराबर होते हैं तो आई प्लस आई माइनस ए, डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए,
तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 2 × आई का वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए जरा आई की वैल्यू 2r, तो 2r माइनस ए, सही है, इतना आया नहीं है। अच्छा एक और चीज बताओ, जब R1 R2 बराबर होते हैं तो एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर होता है R1 प्लस R2 की, तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा R प्लस R, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 2r, किसके बराबर, तो इस 2r की वैल्यू क्या आई आपकी a, तो डेल्टा m इज इक्वल टू 2 × a माइनस a, तो डेल्टा m इज इक्वल टू 2 में से a गया a। सभी को सिंपल से समझ में आया। मैंने क्या करना चाहा, क्या करने की कोशिश करी आप समझिए, म्यू दे रखा था, डेल्टा एम नहीं दे रखा था, और ए मुझे निकालना था, ए मेरे काम की चीज थी, तो डेल्टा एम नहीं दे रखा था, तो मैंने डेल्टा एम को भी ए में कन्वर्ट कर लिया इसके पेरीमीटर के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं। तो यहां पे आप वैल्यू डालिए भैया, ये हो जाएगा साइन ए, तो ए ही रखो, डेल्टा एम कितना आया आपका ए अपॉन में 2, और ये आया साइन ए बाई 2, तो ये किसकी वैल्यू है √2 की, साइन ये आया ए और ए 2a में 2 का डिवाइड दिया ए अपॉन साइन ए बाई 2। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है तो ये दोनों हटाने पड़ेंगे, अभी ये कट नहीं सकते क्योंकि ये इसका एंगल सेम नहीं है दोनों, तो साइन ए का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन में आया आपका साइन ए बाई 2, इससे ये पूरा कट गया, √2 और ये 2 डिवाइड में गया, तो ये आएगा बेटा √2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, इस √2 से ये कट जाएगा, तो ये आएगा 1/√2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कॉस 45 की, ए बाई 2, कॉस से कॉस कट गया, 2 डिवाइड में आया मल्टीप्लाई में आया, तो ए इज इक्वल टू 2 × 45, कितना आया बेटा 90 डिग्री, सेम टू, सभी को समझ में आ गया। मतलब यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा 90 डिग्री, एक राइट एंगल प्रिज्म होगा, प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म जिसमें दोनों सरफेस इंक्लाइन है 90 डिग्री। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चंस, और इसी क्वेश्चंस पे हम प्रिज्म को खत्म करते हैं। अब आप सभी बोलोगे प्रिज्म को बाय बाय अच्छे से, ठीक है। और भाई किसी से भी बच्चे से, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे से फोकस करना और अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को, मैं नहीं चाहता किसी का भी पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो वो रह जाए, प्रिज्म मैंने पूरी तरीके से कवर करा दिया है। जो भी बच्चे तीनों लेक्चर को देख लोगे तो मैं खुद गारंटी देता हूं कि आपका डेफिनेटली प्रिज्म का क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाना, आप पे ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा नहीं। करो भाई ट्रेस द प्रिज्म, क्रिटिकल एंगल की बात करें, क्या कह रहा है वो, ट्रेस द पाथ ऑफ प्रिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रिज्म के पाथ को, यानी कि प्रिज्म में लाइट के पाथ को ट्रेस करना है, इस लाइट के पाथ को पूरा ट्रेस करो फॉलो करते हुए। और आपको हिंट दे दिया कि क्रिटिकल एंगल कितना है 41, इससे ज्यादा क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल 41 है, इस 41 से अगर एंगल ज्यादा हुआ तो लाइट TIR परफॉर्म करने लग जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बताओ ये लाइट जो आ रही है वो नॉर्मली आ रही है, जब कोई लाइट नॉर्मली आती है तो सबको पता है नॉर्मली लाइट रे तो सीधी निकल जाती है, ये लाइट आ रही थी नॉर्मली, नॉर्मली लाइट रे सीधे निकल गई, नॉर्मली लाइट रे सीधे निकल गई, सीधे निकलने के बाद अब यहां पे मिली, अब यहां पे मिली तो यहां पे क्या बना ये नॉर्मल, नॉर्मल बना, तो ये जो लाइट आ रही है वो कौन सी लाइट रे है, इंसिडेंट रे, और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी आपको ये देखना है कि ये इस सरफेस से टकरा करके बाउंस बैक होकर के बाहर जाती है या यहीं लौटती है, तो ये यहां लौटेगी या बाहर जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये क्रिटिकल एंगल। ट्रेस द पाथ इफ IC इज इक्वल टू 41, ये क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा है 41। अभी आपको ये देखना है कि ये एंगल 41 से ज्यादा है या नहीं। अब वो कैसे देखोगे आप, बेटा ये वाला एंगल मिसिंग है, एक मिनट में क्वेश्चन को दोबारा रीचेक करता हूं, शायद यहाँ पे एंगल दे रखा है, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ बेटा चेक कर लिया 45 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन होना ही नहीं है। अभी ये बताओ ये लाइट आ रही थी नॉर्मली आ रही थी, मैं सीधे लेके आया, अब जब सीधे लेके आया तो ये यहाँ पे मिली, प्रॉब्लम ये है कि भैया ये नॉर्मली वाली तो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, रेयर टू डेंसर जाती है नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, डेंसर टू रेयर जाती है नॉर्मल से दूर हटती है, फिलहाल ये नॉर्मली इंक्लाइन हो रही थी तो कोई अंतर देखने को नहीं मिला। अब जब यहाँ पे तो नॉर्मली इंक्लाइन नहीं हो रही, अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखना है, तो ये बताइए कि ये जो नॉर्मल है ये इसके पैरेलल ही तो हुआ, इस सरफेस पर 90 पे लाइन है, तो ये और ये पैरेलल हो गए, जब ये और ये पैरेलल हो गए तो इसको जब मैं अगर आगे बढ़ाऊं मैं तो सारे लोग ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये लाइन क्या हो गई ट्रांसवर्सल, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये 45 तो ये भी कितना हुआ 45, सभी को आया, ये 45 ये 90 और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 90 एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो इस आई निकालो 90 इज इक्वल टू
इन दोनों के, अब कोई भी किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने भाई को छोड़ करके इनकी सम के बराबर होता है, आई प्लस 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 माइनस 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45। मतलब ये जो लाइट है वो इस 45 डिग्री से जा रही है, और देखिए क्या इससे बड़ा है, हाँ ये एंगल तो भैया क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। और जब भी कोई भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो मतलब लाइट, आपको मैंने क्या बताया था, यहां देखिए ये था रिफ्रैक्शन। अगर कोई लाइट रे ऐसे आई है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से बाउंस बैक होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये जानी चाहिए थी ऐसे, पर ये दूर हट गई। इसे बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या कहलाता था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया, तो ये लाइट रे ऐसे करके जाने लग गई, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। जब ये 90 हुआ उस समय ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और उसमें यही बात बोली है कि ये क्रिटिकल एंगल 41 है, कितना है। अब जब इस 41 से मैं थोड़ा सा भी आगे बढ़ाऊंगा, 42 करूं या 43 करूं, तो अब ये लाइट रे इससे और ऊपर आएगी, मतलब क्या परफॉर्म करेगी, टी आई आर। ये चीज समझनी है। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है आपका, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा, टी आई आर। यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था, आपने ये पता लगा लिया। ट्रेस द पाथ के लिए अब इसको हटा देना है, जो जो मेन चीज है वही शो करनी है। इतना आ गया। अब आपको ये पता चला कि ये यहां से बाउंस बैक होगी, अब बाउंस बैक होगी, इधर तो आनी नहीं है, तो जिस सरफेस पे आई थी उसी से वापस लौट गई। अब भैया प्रॉब्लम ये है कि ट्रेस द पाथ जब करते हैं क्वेश्चन, तो अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये किस एंगल पे गई है। सभी को पता है कि जब रिफ्लेक्शन फेज हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बराबर। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अगर 45 था तो ये भी कितना हुआ, 45। अब भैया इस पर टकराइए, पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी तो ग्लास सरफेस है। अब यहां देखना है भाई कि भैया ये लाइट रे इस सरफेस के पार जाएगी या वापस लौटेगी। अब पार जाएगी या वापस लौटेगी उसको चेक करने के लिए यहां पे क्या बनाना पड़ेगा अपन को, नॉर्मल। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। यहां क्या बनाया, नॉर्मल। नॉर्मल आप अपने हिसाब से नहीं बनाता हूं मैं, नॉर्मल किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डलेगा, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे ही डला नॉर्मल। तो जब देखो, जब ये नॉर्मल डला तो ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ये दोनों पैरेलल हो गए। ऐसी ये लाइन और ये लाइन भी क्या थी, पैरेलल। अब जब ये नॉर्मल डला तो आप ये बताइए कि ये वाला एंगल, ये लाइन पैरेलल थी ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये नॉर्मल पूरा 90 बना रहा है, पूरा 90 बना रहा है, तो 90 में से जब 45 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 45। और भैया नॉर्मल, और अभी ये जब लाइट रे आ रही है तो ये काय का काम करेगी, इंसिडेंट रे का। इंसिडेंट रे और नॉर्मल का बीच का एंगल क्या हुआ, 45। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा। अभी भी बताइए क्या इस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से वो 41 से बड़ा है, हाँ। तो अब बात करो अगेन, अगेन रिफ्लेक्शन। अगेन ये कौन सी बात चल रही थी, इसको नाम दिया मैंने सरफेस वन, इसको नाम दिया मैंने सरफेस टू। तो ये बात चल रही थी सरफेस वन के लिए। अगेन फॉर सरफेस टू, सरफेस टू पे अगर देखोगे तो सरफेस टू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45। ये अगेन बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। इसका मतलब अगेन क्या होगा आपका, दोबारा से होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया। इसका मतलब ये लाइट रे फिर से अब इधर पार नहीं जाएगी, ये नॉर्मल से अपन को जाना चाहिए था, तो ऐसे नॉर्मल से दूर हटनी चाहिए थी, पर ये इधर जाना ही नहीं चाहती, जाना नहीं चाहती, तो ये बाउंस बैक दोबारा से इसी मीडियम में हुई। अब इसी मीडियम में हुई तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये अगर 45 है तो ये भी कितना हुआ, 45। रिफ्लेक्शन में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। अब जब ये इसमें बाउंस बैक हो गई, अब प्रॉब्लम आई, भैया ये भी तो सरफेस है, ये कौन सी सरफेस मान ली मैंने, सरफेस थ्री। अब इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डाले, डाले परपेंडिकुलर। अब इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डाले अगर, तो परपेंडिकुलर ये डाल दिया, सही है। तो ये आया नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 से ज्यादा आया तो दोबारा से ये इधर ही वापस आएगी, अदरवाइज ये सीधे पार निकल जाएगी। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेक करना, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेक करें। तो एक बात बताओ, ये पूरा क्या था, 90, ये पूरा भैया 90। जब ये पूरा 90 था तो ये हो गया 45, तो इस वाले एंगल को भी क्या बोलोगे आप, 45। सिंपल है। अब देखो ये 45, ये 45, 45 45 90, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितने का हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 का।
इसका मतलब पता चल गया कि ये जो लाइट है वो इस सरफेस पे कैसे इंक्लाइन हुई है, नॉर्मली। और जब कोई लाइट रे नॉर्मली इंक्लाइन होती है, जब कोई लाइट रे नॉर्मली इंक्लाइन होती है तो वो सीधे निकल जाती है। ये लाइट रे कैसी आई, नॉर्मली। तो पार्ट ट्रेसिंग समझ में आया सभी को? दोबारा से समझ लीजिए, मैं एक बार और बता दे रहा हूं। ये लाइट रे आ रही थी, कैसे आ रही थी, नॉर्मली। जब ये लाइट रे नॉर्मली आ रही थी तो वो सीधे निकल आई। जब ये यहाँ पे टकराई तो मैंने देखा कि ये टीआईआर परफॉर्म करेगी या नहीं। टीआईआर के लिए उसने क्रिटिकल एंगल दे दिया, मैंने इसका एंगल निकाला तो वो निकला 45। 45 से ये पता चला कि ये बाहर नहीं जानी, बाहर नहीं जानी तो यही लौट गई है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया। फिर इससे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैंने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल दिया। जब दूसरी सरफेस पे दोबारा से एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखा तो वो दोबारा से 45 जो है वो किसा आया, नहीं, क्रिटिकल एंगल से बड़ा। तो बड़ा आया तो वो दोबारा से लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जानी, फिर ये बाउंस बैक हुई। और जब ये वाला एंगल निकाला तो पता चला कि ये लाइट इस सरफेस पर कैसे इंक्लाइन हुई, नॉर्मली। और जो नॉर्मली इंक्लाइन होती है वो सीधे निकल जाती है। मतलब ओवरऑल ट्रेसिंग पे अगर आप ध्यान दो तो ओवरऑल ट्रेसिंग ऐसे थी कि ये लाइट ऐसे आई थी, फिर ऐसे गई थी, फिर ऐसे गई थी, फिर सीधे निकल गई। ये ट्रेसिंग, ये नॉर्मल था, ये 45, तो ये भी 45। यहाँ पे ये नॉर्मल था, ये 45, ये भी 45, और ये 45, और ये कितना था, 90। सभी को समझ में आया? तो बेटा आज करते हैं प्रेजेंट को पूरी तरीके से बाय बाय। कोशिश करता हूं, उम्मीद करूंगा कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकता है कि सर अपन को ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली चीज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आई है। तो पूरी कोशिश करेंगे हम आपके कॉन्सेप्ट को, आपके डाउट्स दूर करने की। ठीक है, फिलहाल के लिए हम बाय करते हैं और ये प्रेजेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे बेटा, राधे राधे।